आइए सुनते हैं हरिशंकर गोयल जी की कहानी। अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। सुमन के घर में सब औरतें इकट्ठी हो गई थीं। सब औरतें आक्रोशित थीं, और हों भी क्यों नहीं, आखिर अपने घर परिवार को बचाने की आवश्यकता थी। समाज का नैतिक अवमूल्यन होने से रोकने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की थी। कितना भार ढोती हैं ये औरतें भी, और सारी उम्र ढोती ही रहती हैं, कोल्हू के बैल की तरह लगातार। कोई विश्राम नहीं, और सबका ठेका भी इन्होंने ही ले रखा है। सुमन अपना सुबह का सारा काम छोड़कर उन सबके बीच आ गई। सब औरतें एक बार खामोश हो गईं। बबीता, जो थोड़ी वाचाल थी, बोली, दी, आपको तो पता ही है, जब से हमारे मोहल्ले में वो आई है, मनचलों की भीड़ इकट्ठी होकर दिन भर सड़कों पर हंसी ठट्ठा करती रहती है। लोग दिन दहाड़े दारू पीकर अनाप शनाप बकते हैं। आने जाने वाली हर महिला पर फप्तियाँ कसते रहते हैं। लाल लाल डोरे वाले गंदी निगाहों से घूरते रहते हैं। वहाँ से निकलना दूभर हो गया है। देर रात तक वहाँ पर जमघट लगा रहता है, उसके मकान के नीचे। जवान लोगों को तो छोड़ो, बूढ़े भी अब तो अपनी सफ़ेद मूँछों पर खिजाब लगाकर ताव देते हैं। उनकी आंखें भी नशे में डूबी रहती हैं। अगर वो यहाँ रही तो एक दिन हमारे सारे मर्द उसके मकान के नीचे भांगड़ा करते हुए मिल जाएंगे। शोभा अपने हाथ नचाकर बोली, दी, पहले तो मोहल्ले के सारे बच्चे उस सड़क पर दिन भर क्रिकेट खेलते थे। अब जब से वो आई है, तब से उनका वहाँ पर खेलना बंद हो गया है। अब दिन भर घर में पड़े रहते हैं ये बच्चे भी तंग आ गए हैं, और हम माएँ भी। कहाँ तक मारें बच्चों को? अब कोई ना कोई तो इलाज करना ही होगा, नहीं तो देख देख कर ये बच्चे ही बिगड़ जाएंगे। और कोई कुछ बोलता इससे पहले सुमन कहने लगी, मुझे सब पता है, मैं भी एकदम अनजान नहीं हूँ। जब से वो आई है हमारे मोहल्ले में, हम सबकी शांति छिन गई है। एक अनजाना सा डर लगा रहता है। इसलिए मैं तो कभी कभी खिड़की से उधर देख भी लेती हूँ कि वहाँ पर मेरे आदित्य के पापा तो नहीं गए। मर्दों का क्या भरोसा, जहाँ भी कोई गुलाब खिलता है, भंवरे की तरह वहीं मंडराने लगते हैं। मोहल्ले की बदनामी हो रही है सो अलग, हमारी बहन बेटियाँ भी तो हैं, क्या असर पड़ेगा उन पर? कल को वो भी बिगड़ सकती हैं। ऐसा करते हैं कि सभी औरतें चलती हैं उसके पास और बात करके आती हैं। सबने एक स्वर में ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सब औरतें सुमन के साथ चल दीं और उसके मकान पर पहुंच गईं। घंटी बजाने पर एक औरत बड़ी शालीनता के साथ उनको लिवा ले गई और उन्हें हॉल में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वो आई। सचमुच सुंदर थी वो, चेहरा खिला हुआ, आंखों से जैसे जीवन की किरणें निकल रही हों, होठों से जैसे बहार चली आ रही हो, बालों में जैसे महक उड़ रही हो। गुलाबी साड़ी में वो सादगी की मूरत लग रही थी। चेहरे पर सौम्यता के भाव थे। उसे इस रूप में देखकर सारी औरतें एक बारगी भौचक रह गईं। खामोशी तोड़ते हुए उसने पूछा, कहिए, कैसे आना हुआ आप लोगों का? फिर से खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोली। फिर सुमन ने कहा, जी, दरअसल बात यह है कि आप जब से यहाँ आई हैं, मोहल्ले में अशांति छा गई है। मर्दों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे। मनचलों और ठरकी लोगों का यहाँ जमवाड़ा लगा रहता है। बहन बेटियाँ बाहर जाने से डरती हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाएं। सीधे सपाट शब्दों में वो कह गई। हॉल में थोड़ी देर शांति छा गई। मौन तोड़ते हुए वो बोली, तुम्हें मुझसे डर लगता है या अपने मर्दों के लोलुप मन से? प्रश्न इंद्र के वज्र की तरह बहुत ही घातक था, अंदर तक चोटिल कर गया। जवाब देते नहीं बना। फिर सुमन ने कहा, बात को घुमाओ मत। अगर सामने मिठाई होगी तो बच्चे का मन तो डोलेगा ही। जब विश्वामित्र जैसे ज्ञानी मानी ऋषि का मन डोल गया था, तो ये तो साधारण इंसान है। पेट्रोल पास में होगा तो आग लगने का डर तो हरदम ही बना रहेगा ना। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि पेट्रोल को वहाँ से हटा दिया जाए। सुमन के स्वर में दृढ़ता थी। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। बहुत ही मीठे स्वर में वो बोली, बहन, बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है कि आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है। सब औरतें एकदम से चौंकी। कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। एक औरत बोली, थोड़ा खुलकर कहो, कहना क्या चाहती हो? वो बोली, तुमको इसी बात का तो डर है कि तुम लोगों के पति यहाँ पर आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम्हारे रूप प्रेम की पकड़ इतनी कमज़ोर है कि तुम्हारे पति उसे तोड़कर इधर आ जाएं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो किसी को बुलाने नहीं चाहती। आप लोगों का आकर्षण खत्म हो गया है और आपके पतियों को अब आप में आनंद महसूस नहीं होता है, तो ये आपके सोचने का विषय है, मेरा नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ से हटाने के बजाय खुद पर ध्यान दो और अपनी सुंदरता रूपी तलवार पर सान चढ़ाओ। प्रेम रूपी रस्सी को मजबूत करो, जिससे उसे छुड़ाकर तुम्हारे पति इधर इधर हरियाली देखकर मुंह मारने नहीं आ पाए। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। थोड़ी देर शांति रहने के बाद सुमन बोली, बहन, आप और हम में बहुत फ़र्क है।
कुछ कुछ वैसा ही जैसा एक अखाड़े में एक सधे मंझे हुए पहलवान और एक अनाड़ी पहलवान में होता है। आप एक मंझे हुए पहलवान की तरह हैं। आपको पता है कि मर्दों को किस तरह वश में किया जाता है। आप 24 घंटे इसी योजना पर काम करती हो, मगर हम लोगों के पास पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। सास ससुर का ख्याल रखना होता है, बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है, पति की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं, घर को संभालना पड़ता है। फिर इतना समय कहाँ मिलता है कि हम हमेशा ही बन ठन कर घर में रहें, पति के आते ही उस पर नशीले नैनों से आक्रमण करें, अपनी जुल्फ़ों में उन्हें बांधें, एक मुस्कान से उन्हें चित्त कर दें। जबकि तुम इसी काम की एक्सपर्ट हो, तुमने तो इसका भरपूर प्रशिक्षण लिया है। हमने तो ऐसा कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है। इसीलिए बातों में मत भटकाओ और जल्दी ही ये मोहल्ला छोड़ दो, सुमन ने दो टूक शब्दों में कहा। उसकी इच्छा तो बहुत हो रही थी कि वो बहुत कुछ कहे, लेकिन उसने सोचा कि जब इनको अपने प्रेम और सौंदर्य और अपने पति के समर्पण पर ही विश्वास नहीं, तो फिर फिजूल के वाद विवाद में फंसने से भी क्या फ़ायदा। अतः उसने उन सबको आश्वस्त कर दिया कि वो जल्दी वहाँ से चली जाएगी और अब वो वहाँ नहीं रहती है। तो ये थी हरिशंकर गोयल जी की कहानी, अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। सुनने के लिए धन्यवाद।